Hello everyone, welcome back to CMA Junction. Today we are starting with cost accounting techniques. पिछली क्लास में हमने कॉस्ट के मेथड्स पढ़े थे. कॉस्ट के मेथड्स और कॉस्ट की टेक्निक्स में क्या डिफरेंस है? कॉस्ट के मेथड्स में हमने देखा कि भाई यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे कि जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, ऑपरेटिंग. इन सब का काम क्या था? प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट निकालना. जब हम कॉस्ट की टेक्निक्स में आ जाते हैं तो क्या हम वापस से खर्चे निकालेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो काम तो कॉस्टिंग के मेथड्स ने कर दिया है. अब हम टेक्निक्स के अंदर खर्चों को एनालाइज करेंगे. ठीक है, खर्चों का एनालिसिस करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स अवेलेबल है: मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल. मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हमारा मेन एम है खर्चों को डिवाइड करना बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड. वेरिएबल खर्चे प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होते हैं, फिक्स खर्चे राइट ऑफ कर दिए जाते हैं इन P&L अकाउंट. इसकी मदद से, मार्जिनल कॉस्टिंग की मदद से कई सारे डिसीजंस लिए जा सकते हैं, जैसे कि मेक और बाय डिसीजन. हमको हमारा रॉ मटेरियल खुद बनाना चाहिए या बाहर से खरीद लेना चाहिए. हमारे पास एक मशीन पहले से पड़ी हुई है, मैं उससे प्रोडक्शन करूं या फिर जो लेटेस्ट अभी नई मशीन आई है मैं उससे प्रोडक्शन करूं, कौन सा मेरे लिए फायदेमंद होगा? हम मार्जिनल कॉस्टिंग की मदद से निकाल सकते हैं. तो बहुत सारे अलग अलग डिसीजंस लेने में मार्जिनल कॉस्टिंग हमारी हेल्प करता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस. यहाँ पे हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करके देखते हैं. लेट्स से मटेरियल का हमने स्टैंडर्ड सेट किया था कि भाई 10,000 का खर्चा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में मेरा खर्चा 12,000 का हो गया. कितना इंक्रीज हुआ? 2,000 रुपए. ये जो इंक्रीज हुआ उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, ये सब फाइंड आउट करने का काम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस के अंदर हम करते हैं. ठीक है, इसके बाद आता है बजटरी कंट्रोल, जहां पे हम सीखते हैं कि भाई पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे बजट्स बनेंगे. बजट्स क्यों बनाए जा रहे हैं? ताकि बजट के हिसाब से हम एक्चुअल खर्चों को कंट्रोल कर सकें. जितना बजट सेट है हम खर्चा सिर्फ उतना ही करें, ना कि उससे ज्यादा. बजट्स होंगे तो हमारे खर्चों पे कंट्रोल होगा. ठीक है, तो ये अलग अलग टेक्निक्स है, हम एक एक करके हर एक टेक्निक को पढ़ेंगे. टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ मार्जिनल कॉस्टिंग. मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? जहां पे हम खर्चों को डिवाइड कर रहे हैं बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड, है ना. वेरिएबल खर्चे जो हैं वो प्रोडक्ट की खर्चे में ऐड किया जाता है इन मार्जिनल कॉस्टिंग, और फिक्स खर्चों को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके चले जाते हैं, क्योंकि फिक्स खर्चे हमारे पीरियड के खर्चे होते हैं. पीरियड कॉस्ट मतलब क्या, समझो. जैसे कि रेंट, हमको पता है कि फिक्स्ड खर्चा है. रेंट कैसे चार्ज किया जाता है? 10,000 रुपए लेट्स से फॉर पर मंथ बेसिस हम चार्ज कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये जो पर मंथ बेसिस है वो क्या है? ये दर्शाता है कि भाई ये जो खर्चा है वो इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए पे किया जा रहा है, इस मंथ के लिए पे किया जा रहा है. क्या ये खर्चा बढ़ जाएगा क्या अगर मैं यूनिट्स 1000 बनाऊं, और या फिर क्या ये खर्चा कम हो जाएगा अगर मैं यूनिट 0 बनाऊं? बिल्कुल नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे रेंट को अगर मैं यूनिट 0 बनाऊं या फिर 1000 यूनिट्स बनाऊं, है ना. इन दैट केस ये खर्चे को हम क्या बोलते हैं? पीरियड कॉस्ट. जो भी पीरियड का खर्चा वो उसी पर्टिकुलर पीरियड में चार्ज होना चाहिए. इसीलिए मार्जिनल कॉस्टिंग ने बोला कि एज फिक्स कॉस्ट पीरियड कॉस्ट होते हैं तो उसको हम इसी पर्टिकुलर पीरियड में चार्ज करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाएगा. लेकिन वेरिएबल खर्चे ऐसे खर्चे हैं जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड है. जितनी प्रोडक्ट की यूनिट बढ़ती जाएंगी उतना ये खर्चा बढ़ता जाएगा, इसीलिए हम इसको प्रोडक्ट की कॉस्ट मान के प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करेंगे. ठीक, तो ये तो है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग. नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्जिनल कॉस्ट. क्या होता है? क्या मार्जिनल कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्ट सेम है? तो देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग अलग होता है, मार्जिनल कॉस्ट अलग होता है. मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है वो तो हमने समझ लिया. अब हम मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर आते हैं. देखो, मैं बना रही हूं अभी 1000 यूनिट्स, जिसका मेरे को खर्चा पड़ता है 10,000 रुपए. लेकिन अब मैं बनाना चाहती हूँ 1001 यूनिट्स, इसका मेरे को टोटल खर्चा पड़ेगा 10,010 रुपए. इन दैट केस मैंने क्या किया? मैंने 1 यूनिट बढ़ाई, जिससे मेरा कितना खर्चा बढ़ रहा है? 10 रुपए का खर्चा बढ़ रहा है. ठीक है, ये 10 रुपए का खर्चा इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट. अगर आप 1 यूनिट बढ़ा देते हो प्रोडक्शन, तो उससे जितना भी खर्चा आपका बढ़ता है ना, वो खर्चा मेरा मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है. इसको आप दूसरी तरीके से भी देख सकते हो. लेट्स से अभी मैंने 1000 यूनिट्स बनाई हैं, पर अब मैं 1 यूनिट कम करना चाहती हूँ, 999 यूनिट्स बनाना चाहती हूँ. 1000 यूनिट्स में मेरा खर्चा था 10,000 रुपए, 999 में मेरा खर्चा हो रहा है 9,990 रुपए. खर्चा कितना कम हुआ? 10 रुपए का खर्चा कम हुआ. कितने यूनिट्स कम हुए? 1 यूनिट्स कम हुए. तो इस केस में बताओ मेरे को कि मेरा मार्जिनल कॉस्ट क्या है? 10 रुपए.
एक यूनिट को कम करने से जितना खर्चा आपका कम होता है वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। तो दोनों तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई एक यूनिट को बढ़ाने से कितना खर्चा बढ़ रहा है वो भी मार्जिनल कॉस्ट होता है, एक यूनिट को कम करने से कितना खर्चा कम हो रहा है वो भी मार्जिनल कॉस्ट होता है। दोनों से सेम आंसर आएंगे, जैसा हमने अभी देख लिया कि 10 ही 10 आ रहा था दोनों सिचुएशन में, है ना। देखो, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दैट वुड बी अवॉइडेड इफ द यूनिट वेर नॉट प्रोड्यूस्ड। अगर मैं एक यूनिट कम बनाती तो उससे कितना खर्चा बच जाता वो, या फिर दैट वुड इंक्रीज इफ 1 एक्स्ट्रा यूनिट वेर प्रोड्यूस। अगर मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाऊं तो उससे कितना खर्चा बढ़ जाएगा, ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। हम एक यूनिट के लिए खर्चा देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या सेम कंसेप्ट है? मार्जिनल कॉस्ट के अंदर हम क्या देख रहे थे, हम खर्चा देख रहे थे एक यूनिट बढ़ाने से कितना खर्चा बढ़ रहा है, वो भी तो मेरे को वेरिएबल खर्चे ही बता रहा है ना एट लास्ट। एक बात समझो, जब हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं ना तो हम ओवरऑल कॉस्ट चेंज की बात करते हैं एज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स चेंजेस। जितना हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ उसके कारण कितना मेरा खर्चा चेंज हुआ हम वो देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जब मैं मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रही हूँ ना तो मैं सिर्फ एक यूनिट का देखूंगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के खर्चे के समय मैं एक यूनिट के ऊपर नहीं जाऊंगी, मैं देखूंगी कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बने। लेट्स से 10,000 यूनिट्स बनाए, अब मैं 12,000 बना रही हूँ, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो वेरिएबल कॉस्ट कहला सकता है। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ एक यूनिट के बीच का डिफरेंस देखा जाएगा, ठीक है। देखो, कॉस्ट दैट वेरीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और एक्टिविटी। वेरिएबल खर्चे के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे मेरे क्या हैं, ये सारे के सारे मेरे वेरिएबल कॉस्ट कहलाते हैं, ना कि मार्जिनल कॉस्ट। क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट तो सिर्फ एक यूनिट के बढ़ने से जो खर्चा बढ़ रहा है उसको कहा जाता है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट उन सारे खर्चे को कहा जाता है जो कि प्रोडक्शन के यूनिट बढ़ने से ये खर्चे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बीच का डिफरेंस। देखो भाई, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम क्या कर रहे थे, फिक्स्ड खर्चों को पी एंड में जा रहे थे और हमारे वेरिएबल खर्चों को हमारे प्रोडक्ट के ऊपर डाल रहे थे। लेकिन जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो किया जाता है ना तो क्या फिक्स्ड, क्या वेरिएबल, क्या सेमी वेरिएबल, कुछ नहीं देखा जाता, सारे के सारे खर्चे हमारे प्रोडक्ट के ऊपर डाल दिए जाते हैं, ठीक है। देखो, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में किया जाता है। यहाँ पे वेरिएबल फिक्स से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। मार्जिनल कॉस्टिंग में खर्चों को फिक्स्ड और वेरिएबल में क्लासिफाई किया जाता है। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होता है, अब एक बात समझो, मैंने एक पर्टिकुलर पीरियड में 10,000 यूनिट्स बनाए, ठीक है। 10,000 में से 9,000 यूनिट्स बेच दिए और 1,000 यूनिट मेरा बच गया, जो कि मेरा क्या बनेगा, इन्वेंट्री बनेगा, ठीक है। अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो कर रही हूँ, मतलब मैं क्या करूंगी, मेरे यूनिट्स में मैं फिक्स खर्चे भी डाल दूंगी, मेरे यूनिट्स पे मैं वेरिएबल खर्चे भी डाल दूंगी। जितने यूनिट्स मैंने बनाए हैं उन पे फिक्स खर्चा भी जाएगा, उन पे वेरिएबल खर्चा भी जाएगा। इन दैट केस मेरी जो यूनिट्स बिक रही हैं उन यूनिट्स के ऊपर भी तो मैंने फिक्स और वेरिएबल दोनों खर्चा डाला होगा। सिमिलर वे में जो यूनिट्स मेरी इन्वेंट्री में रखी हुई है उस पे भी मैंने फिक्स और वेरिएबल दोनों खर्चा डाला हुआ है। तो बस यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई इन्वेंट्री वैल्यूएशन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर टोटल कॉस्ट पे होता है, मतलब फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों खर्चे यहाँ पे एडेड होते हैं। लेकिन जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं तो एज प्रोडक्ट जितने भी बन रहे हैं हमारे 10,000 यूनिट्स बने, इनके ऊपर सिर्फ मैंने वेरिएबल खर्चा डाला, तो जितनी यूनिट्स मैं बेच रही हूँ उनके ऊपर भी मैंने वेरिएबल खर्चा ही डाला होगा, और जितनी यूनिट्स मैं इन्वेंट्री पे रख रही हूँ उस पर भी मैं वेरिएबल खर्चा ही डालूंगी, है ना। नेक्स्ट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ओवरहेड का खर्चा फिक्स्ड हो या फिर वेरिएबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा का सारा खर्चा कहाँ एब्जॉर्ब किया जाएगा, प्रोडक्ट की यूनिट्स के ऊपर। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड को हम प्रोडक्ट यूनिट्स पर डालेंगे, मतलब जो हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं उनको हम नहीं एब्जॉर्ब कराएंगे हमारे प्रोडक्शन की यूनिट्स पे, ठीक है। नेक्स्ट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम। हमारे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड हो जाता है। मतलब कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां पे जितना एक्चुअल में खर्चा हुआ है उससे हमने ज्यादा खर्चा एब्जॉर्ब करा दिया या फिर उससे कम खर्चा एब्जॉर्ब करा दिया। अब ये क्यों होता है उसको समझो। देखो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है ना उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल बेसिस में चार्ज नहीं किया जाता, वहां पे हम फैक्ट्री ओवरहेड के लिए ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का इस्तेमाल करते हैं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलता है, देखो, फैक्ट्री ओवरहेड लेट्स से स्टैंडर्ड में हमारे पास दिया हुआ है कि 1 लाख रुपए का खर्चा है और हमने सेट करके रखा है कि स्टैंडर्ड हम 10,000 यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो 1 लाख का खर्चा है, मैं 10,000 यूनिट्स बना रही हूँ,
तो पर यूनिट मेरा कितना खर्चा आ गया, 10 रुपए पर यूनिट आ गया। दिस इज नोन एज माई ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, जो भी मेरा स्टैंडर्ड दिया हुआ है उसकी मदद से ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला जाता है इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और उसके बाद जितनी एक्चुअल में आपने यूनिट्स बनाई हैं, हमारे यहाँ पे कितनी यूनिट्स बनी है, 12,000 यूनिट, हमारा एब्जॉर्प्शन रेट कितना आया था, 10 पर यूनिट। तो जितनी यूनिट्स आपने एक्चुअल में बनाई हैं उसके ऊपर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट चार्ज करके हम निकालते हैं खर्चे। ये जो 1,20,000 आया ना, ये खर्चा मैं एब्जॉर्ब कराऊंगी अपने यूनिट्स के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो हमने एक्चुअल में कितना फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा किया है, 1,40,000 का, लेकिन हम एब्जॉर्ब कितना करा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 का। इस केस में 20,000 का एक ऐसा खर्चा है जो कि हुआ तो है पर यूनिट्स के ऊपर एब्जॉर्ब नहीं कराया गया, मतलब ये मेरा अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है। ऐसा ओवरहेड जो कि मैंने खर्चा किया है पर मैंने प्रोडक्ट्स के ऊपर एब्जॉर्ब नहीं कराया। सिमिलर वे में दूसरी सिचुएशन अराइज हो सकती है। लेट्स से फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल में 1,40,000 ही है, लेकिन एब्जॉर्ब्ड वाला मेरा 1,60,000 आ रहा है। तो उस केस में मैंने ज्यादा एब्जॉर्ब किया और मेरा खर्चा कम हुआ है, तो यहाँ पे क्या अराइज होगा, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, सो ये चीजें कहाँ होती हैं, ये चीजें होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ये स्टैंडर्ड वाला सिस्टम आता है ना। तो यही बोला जा रहा है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड अराइज हो सकते हैं, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो भी खर्चे चार्ज किए जा रहे हैं ना, वो एक्चुअल बेसिस में ही चार्ज किए जाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड अराइज नहीं होता। नेक्स्ट, डिस्टॉर्शन ऑफ प्रॉफिट। एज देखो, हमारा जब मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रही थी, मैंने 10,000 यूनिट्स बनाए थे जिनके ऊपर मैंने फिक्स्ड खर्चा, वेरिएबल खर्चा पूरा डाल दिया था। इसके बाद 9,000 यूनिट्स बिक गए इसी पर्टिकुलर ईयर में, तो फिक्स्ड खर्चा और वेरिएबल खर्चा इन 9,000 यूनिट्स का मैंने इसी पर्टिकुलर ईयर में रिकॉर्ड कर दिया। बचे मेरे 1,000 यूनिट्स जो कि इस पर्टिकुलर ईयर के क्लोजिंग स्टॉक बनेंगे, है ना। इस क्लोजिंग स्टॉक में मैंने वेरिएबल खर्चा और फिक्स खर्चा दोनों डाल दिया। इस केस में क्या हो रहा है, देखो, तुमने एक ऐसा खर्चा जो कि पीरियड से रिलेटेड था, फिक्स कॉस्ट कैसा होता है, पीरियड कॉस्ट होता है, तो वो उसी पर्टिकुलर पीरियड में चार्ज होना चाहिए था। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है ज्यादा होशियार, तो उसने क्या किया, इन्वेंट्री के ऊपर ये फिक्स कॉस्ट डाल दिया। तो फिक्स कॉस्ट डालने से क्या हो रहा है, तुम इन्वेंट्री की मदद से एज ए क्लोजिंग स्टॉक है, ये अगले पीरियड में चला जाएगा, इसके ऊपर जितना भी खर्चा डालोगे वो अगले पीरियड में चला जाएगा। इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट जो तुमने इस इन्वेंट्री के ऊपर डाला है वो भी अगले पीरियड में जा रहा है ना। एक ऐसा खर्चा जो इस पर्टिकुलर पीरियड का था, तुम अगले पीरियड में भेज रहे हो, तो उससे क्या होगा, इस पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा और अगले पीरियड का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसी के कारण हमारा प्रॉफिट डिस्टॉर्ट हो जाता है। पॉसिबिलिटी ड्यू टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन एट फुल कॉस्ट, एज इन्वेंट्री को हम फुल कॉस्ट में वैल्यू कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट का डिस्टॉर्शन हो सकता है। लेकिन जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री को हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल खर्चों में वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है ना। सेलिंग प्राइस बेस्ड ऑन टोटल कॉस्ट निकलता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, लेकिन हम जब मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं तो उसके अंदर सेलिंग प्राइस भी हम वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का इनकम स्टेटमेंट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है। मतलब हम प्रैक्टिकली कैसे हमारे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर खर्चों को रिकॉर्ड करते हैं और प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कैसे खर्चों को रिकॉर्ड किया जाता है और प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अभी मैंने आपको क्या समझाया था, ओवर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर एब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट ध्यान से याद रखना, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। देखो, एज हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले तुम किससे स्टार्ट करोगे, सेल्स से। जितनी भी आपको सेल्स की वैल्यू दी है वो लिखोगे, उसके बाद हम सारे के सारे खर्चों को रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद आवर प्रोडक्शन का कॉस्ट। प्रोडक्शन में क्या क्या खर्चा लगता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड एंड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। एज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, इसीलिए फैक्ट्री का ओवरहेड जो फिक्स्ड वाला है वो भी यहीं पे शो किया जाएगा। ठीक है, सो ये सारे खर्चे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे वेरिएबल हैं, लेकिन फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड हमारा फिक्स नेचर का है। ये सारे के सारे खर्चे हम यहाँ पे शो करेंगे क्योंकि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और इसकी मदद से मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम एडजस्ट करेंगे हमारे फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा वो मैं ऐड कर दूंगी, जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा वो मैं माइनस कर दूंगी। तो अगर आप प्रोडक्शन में
ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देते हो, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हो, तो मेरे पास क्या आ जाता है, कंजम्पशन आ जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर पीरियड में कितने यूनिट्स बने और कितने यूनिट्स इसी पर्टिकुलर पीरियड में बिक गए, ये मेरे पास मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैं ऐड कर रही हूँ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू क्या होगी, जो पिछले पीरियड में हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू शो की होगी, एज वही इस पर्टिकुलर पीरियड का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, तो वही सेम वैल्यू आप यहाँ पे लिख दोगे। मतलब ये तो आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड प्रोडक्शन जो भी आपको दिया होगा आप ये लिख दोगे। इसके बाद मैं क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करूंगी। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो पिछले पीरियड से नहीं आने वाली, ये तुमको खुद ही निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, जितना भी कॉस्ट आया है तुम्हारा प्रोडक्शन का, इस कॉस्ट के बेसिस में तुम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकलेगा समझना, मैं 10,000 यूनिट्स इस बार बना रही हूं, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा यूनिट्स का आया है 1 लाख रुपए, ठीक है, जिसमें से 1,000 यूनिट्स मेरे क्लोजिंग स्टॉक है। 1,000 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक है, इन 1,000 यूनिट्स का वैल्यू कैसे आएगा, इसके बेसिस में 1 लाख का मैंने टोटल खर्चा किया है, कितने यूनिट्स के लिए, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए, दैट इज 10,000। मेरे को कितने यूनिट्स का खर्चा जानना है, 1,000 यूनिट्स का, तो मैंने क्या किया, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स। ठीक है, तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये जो वैल्यू आएगी, क्लोजिंग स्टॉक है तो उसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे। इसके बाद मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने गुड्स मैंने बेचे उनका खर्चा क्या हुआ ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो ये फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड लिखोगे आप, कौन सा वाला लिखोगे, जो एब्जॉर्प्शन रेट के हिसाब से निकाला गया, है ना। इस सिचुएशन में अगर हम देखें 1,20,000 जो आया था, ये वाला अमाउंट यहाँ पे शो किया जाएगा, है ना। तो बचा हुआ अमाउंट जो 20,000 एक्स्ट्रा तुम्हारा आया था, इस एग्जाम्पल के हिसाब से 20,000 एक्स्ट्रा हमारा खर्चा था जो हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, दैट इज माई अंडर एब्जॉर्प्शन, है ना। ये अंडर एब्जॉर्प्शन कहाँ जाएगा, ये अंडर एब्जॉर्प्शन का ना हम अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं। 3 अलग अलग ट्रीटमेंट है अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड के। पहला, तुम उसको पीएल में लेके जा सकते हो। दूसरा, तुम यूनिट्स के ऊपर ही चार्ज कर दो। तीसरा, आप रिजर्व के अंदर ले जाओ, ठीक है, रिजर्व बना के उसको अगले पीरियड में ले जाओ। ये ट्रीटमेंट्स हमने कहाँ सीखे थे, ओवरहेड वाले चैप्टर में सीखे थे। आपको इन डिटेल देखना है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि ओवरहेड वाला चैप्टर जरूर देख लो, ठीक है। तो हमारे पास जो भी अंडर एब्जॉर्ब्ड आता है या फिर ओवर एब्जॉर्ब्ड आता है, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम या तो पीएल में ले जाते हैं, या तो यूनिट्स के ऊपर चार्ज करते हैं, या तो रिजर्व फंड बना के अगले पीरियड में लेके चले जाते हैं। तो ये जो खर्चे हैं ना, ये हमारे प्रोडक्ट के कॉस्ट कुछ केसेस में बनते हैं, कुछ केसेस में नहीं बनते। तो हम इसका क्या करें हम, तो एक चीज ध्यान रखना, हम जो इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, वो इनकम स्टेटमेंट है, ना कि प्रोडक्ट के कॉस्ट का स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एज मैं इनकम स्टेटमेंट बना रही हूँ, तो मैं देखना चाहती हूँ इस पर्टिकुलर पीरियड से मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ। अगर मेरे को इस पर्टिकुलर पीरियड से पूरा प्रॉफिट देखना है, तो चाहे वो अंडर एब्जॉर्प्शन हो, चाहे वो ओवर एब्जॉर्प्शन हो, वो सब भी यहाँ पे शो किया जाएगा, ठीक है। तो अगर अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है तो उसको हम ऐड करते हैं, ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है तो उसको हम माइनस करते हैं। अब इसको समझो ध्यान से। मेरा जो पिछला एग्जाम्पल था उसके हिसाब से मेरा एब्जॉर्प्शन कितना हुआ था, एब्जॉर्प्शन था 1,20,000 का, और एक्चुअल में खर्चा कितना था, 1,40,000 का। मतलब मैंने 20,000 रुपए कम एब्जॉर्ब किए। मैंने अपने कॉस्टिंग की शीट में यहाँ पे कितना शो किया होगा, सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 रुपए। बचा हुआ 20,000 रुपए अभी तक कहीं भी चार्ज नहीं हुआ है, ये खर्चा चार्ज नहीं हुआ है। खर्चा मैं अगर कॉस्ट निकाल रही हूँ तो इस खर्चे को क्या करूंगी, ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये है अंडर एब्जॉर्प्शन। अगर समझ लो इसकी जगह दूसरा सिचुएशन होता जहां पे मेरा एक्चुअल खर्चा 1,40,000 का हुआ है, ठीक है, और मेरा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन मैंने कराया है 1,60,000 का। एक्चुअल में खर्चा सिर्फ 1,40,000 का हुआ है, लेकिन मैंने एब्जॉर्प्शन कितना कराया, 1,60,000 का एब्जॉर्प्शन कराया। मतलब अब मैंने 20,000 का खर्चा बिना मतलब को एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया। दिस इज माई ओवर एब्जॉर्प्शन। ओवर एब्जॉर्प्शन बिना मतलब का एक्स्ट्रा यहाँ पे चार्ज कर दिया, तब वो एक्स्ट्रा को यहाँ से माइनस कर दो। ध्यान रखना, यहाँ ऐड किया तो यही माइनस कर देंगे क्या, नहीं, हम नीचे में अलग से शो करेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्शन का कॉस्ट निकल रहा है और प्रोडक्शन के कॉस्ट में ये ऐड किया जाएगा। बाद में ये P&L में हटता है, पर एज हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हम यहीं से इसको हटा रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हम इसके बाद शो करेंगे। फिक्स्ड हो वेरिएबल हो, दोनों के दोनों चीजें यहाँ शो करेंगे, और इसके बाद हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट में ये सारे के सारे खर्चे ऐड होके शो होंगे। अब इसके बाद हम निकालेंगे प्रॉफिट। कैसे,
सेल्स में से हमारे टोटल कॉस्ट को माइनस करके। ठीक, तो ये हो गया हमारा पूरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का इनकम स्टेटमेंट। एक एग्जांपल देखेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर उससे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग का इनकम स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे काम करता है समझो। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सेल्स में से क्या हटाते हैं? सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट, जिसके थ्रू मेरे को मिलता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, जब सेल्स में से वेरिएबल खर्चे हट जाते हैं तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आता है। इस कंट्रीब्यूशन से हम फिक्स कॉस्ट हटाते हैं, फिर उसके बाद मेरे पास प्रॉफिट आता है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी मैंने आपको समझाया था कि भाई मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कौन सा खर्चा चार्ज होता है? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन यहां पे हम फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, हम प्रॉफिट निकालना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ। मैं खर्चे नहीं निकाल रही हूँ, ना ही मैं खर्चों को यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बना रही हूँ। इसीलिए मेरे को जानना है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट हुआ, तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे वेरिएबल खर्चे भी हटाऊंगी, सारे फिक्स खर्चे भी हटाऊंगी। कैसे हटाऊंगी? उसका एक प्रोसीजर है जो मार्जिनल कॉस्टिंग में फॉलो किया जाता है। हम सेल्स में से पहले वेरिएबल खर्चे हटाते हैं, फिर कंट्रीब्यूशन पे पहुंचते हैं। जो कंट्रीब्यूशन आता है उससे फिक्स कॉस्ट हटाते हैं, फिर उसके बाद प्रॉफिट पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो वही सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मैंने लिखा सेल्स, उसके बाद मैं सबसे पहले वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखूंगी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला सिस्टम देखें तो यहाँ पे हमने फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड भी लिखा था, पर एज ये मार्जिनल कॉस्टिंग है तो यहाँ पे वेरिएबल खर्चे ही आएंगे, फिक्स खर्चा नहीं आएगा। मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद मैं क्या करूंगी? ओपनिंग स्टॉक को ऐड करूंगी, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करूंगी। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कहां से आएगी? पिछले साल से। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कहां से आएगी? इस पर्टिकुलर ईयर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। सेम तरीका है, मैं एक बार और समझा देती हूँ। 1,00,000 रुपए लेट्स से मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है, मैंने कितने यूनिट्स बनाए? 10,000। मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? 1,000 यूनिट्स का। तो उस केस में मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा? 1,00,000 रुपए टोटल खर्चा किया मैंने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए, दैट इज 10,000 यूनिट्स, है ना। मेरे को 1,000 यूनिट्स का जानना है, तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,000 करूंगी तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेम चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अब हम सारे के सारे बचे खुचे वेरिएबल खर्चों को ऐड करेंगे, एडमिन का, सेलिंग का एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सारे के सारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि प्रोडक्शन का पहले से ही हमने ऐड कर दिया था। अब एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर दिया तो मेरे पास टोटल वेरिएबल खर्चे आ गए। इसके बाद टोटल वेरिएबल खर्चे में से अब क्या निकालेंगे? हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? जब सेल्स में से वेरिएबल खर्चों को माइनस कर दो, तो वही किया हमने। सेल्स में से सारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस होगा? सारा का सारा फिक्स कॉस्ट, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे वो एडमिन का हो, चाहे वो सेलिंग का हो, सबका सब हम यहीं पे माइनस करेंगे। और उसके बाद कंट्रीब्यूशन से जब आप फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। डन। तो ये हमारा तरीका है जिसके थ्रू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का इनकम स्टेटमेंट और मार्जिनल कॉस्टिंग का इनकम स्टेटमेंट बनता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, जहां पे हमको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी रिलेटेड टू इनकम स्टेटमेंट। देखो, मैक्सवेल लिमिटेड है जिसने प्रोड्यूस किया सिंगल प्रोडक्ट बूस्ट। द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू बूस्ट फॉर द पीरियड 2021-22 में बूस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। सेल्स एंड प्रोडक्शन की यूनिट दी हुई है, सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है, प्रोडक्शन का कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट दिया हुआ है। दो अलग अलग कैपेसिटी पे दिया हुआ है, 50% कैपेसिटी एंड 100% कैपेसिटी। 50% कैपेसिटी पे 400 यूनिट्स से प्रोड्यूस होते हैं, 100% कैपेसिटी में 800 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं, और उसके हिसाब से सारा खर्चा आपको दिया हुआ है। द नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर द ईयर इज 800 यूनिट्स इज माई नॉर्मल लेवल। ठीक है, तो आपको ना स्टैंडर्ड यूनिट्स दे सकता है क्वेश्चन में, या फिर नॉर्मल यूनिट्स दे सकता है। तो जो नॉर्मल यूनिट्स है उसको हम स्टैंडर्ड यूनिट्स ही मान के चलेंगे। नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर। जो मैंने फिक्स कॉस्ट किया वो इवनली इनकर हुआ है थ्रू आउट द ईयर, एंड एक्चुअल फिक्स कॉस्ट आर द सेम एज बजटेड। जितना बजटेड फिक्स कॉस्ट है उतना ही मेरा एक्चुअल फिक्स कॉस्ट है। देयर वेर नो स्टॉक ऑफ बूस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मेरे पास कोई भी स्टॉक अवेलेबल नहीं है। इसके बाद बोला जा रहा है फर्स्ट क्वार्टर में 220 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए, जिसमें से 160 यूनिट्स मैंने बेच दिए। 220 यूनिट्स मैं बना रही हूँ, 160 में अगर बेच रही हूँ, कोई भी ओपनिंग स्टॉक मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास कितना यूनिट बचा? 60 यूनिट्स। ये क्या होंगे? ये क्लोजिंग स्टॉक होंगे ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर।
ध्यान रखना पूरे साल का इन्फॉर्मेशन था यहाँ तक, लेकिन अब मेरे को सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और जितनी भी चीजें आपको पूछी गई है ना वो सब रिलेटेड टू फर्स्ट क्वार्टर ही है। What would be the fixed production cost absorbed by Boost if absorption costing is followed? हमको कितना फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्ब कराना है, मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना पड़ेगा और उसके थ्रू हम फिक्स कॉस्ट निकालेंगे कि कितना एब्जॉर्ब हुआ। ठीक, इसके बाद पूछ रहे हैं अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी कितनी है। अगर हमको पता चल गया कि एब्जॉर्प्शन कितना है तो उसको हम एक्चुअल से कंपेयर करके ओवर और अंडर रिकवरी निकाल सकते हैं। इसके बाद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की मदद से प्रॉफिट निकालना है और मार्जिनल कॉस्टिंग की मदद से प्रॉफिट निकालना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं दोनों का। ठीक है, सो क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन सॉल्व करते हैं। एज पहले मेरे को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो उसके लिए मेरे को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से कितना ओवरहेड चार्ज हो रहा है वो निकालना ही पड़ेगा और अंडर और ओवर रिकवरी निकालनी पड़ेगी। तो वही काम पहले हम कर लेते हैं। ठीक है, देखो फिक्स प्रोडक्शन का ओवरहेड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसी से स्टार्ट करते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितना दिया हुआ है, बजटेड वाला, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई एक्चुअल फिक्स कॉस्ट और बजटेड फिक्स कॉस्ट सेम है। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है मेरे को एक्चुअल में 1,60,000, तो यही मेरा बजटेड माना जाएगा। 1,60,000 मेरा खर्चा है। नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है, नॉर्मल कैपेसिटी या स्टैंडर्ड बोल सकते हैं आप, कितने भी यूनिट्स बना रहे हैं हम, 800 यूनिट्स। ठीक है, तो मैं इसकी मदद से पर यूनिट खर्चा या ओवर एब्जॉर्प्शन रेट निकाल सकती हूँ। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 800 इज इक्वल टू 200 पर यूनिट मेरा ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट है। अब मेरे को ये देखना पड़ेगा कि मैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, है ना, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो देखो भाई हम फर्स्ट क्वार्टर के लिए निकाल रहे हैं और फर्स्ट क्वार्टर में मैंने 220 यूनिट्स बनाए। ठीक, 220 यूनिट्स है मेरे। तो मेरे को एक बात बताओ, कितना फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब होगा। 220 यूनिट्स मैंने बनाए हैं, 200 रुपए पर यूनिट मेरा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है। दैट इज इक्वल टू 44,000 इज माई फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, जो कि मैं एब्जॉर्ब कराऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड हमारे पास कितना आ रहा है, 44,000 का। ठीक है, तो फर्स्ट काम तो हमने कर लिया, पहला वाला क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड ड्यूरिंग द पीरियड। ड्यूरिंग द पीरियड कितना अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल ओवरहेड को हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से कंपेयर करेंगे। तो भाई एब्जॉर्ब्ड वाला तो मैंने अभी निकाल लिया, एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है, 44,000। अब मेरे को क्या करना है, इसको एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड से कंपेयर करना है। ठीक, तो एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में पहली बात तो पूरे साल भर का मेरे को एक्चुअल दिया हुआ है 1,60,000, यही बजटेड है और यही एक्चुअल है, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया। इसके अलावा बोला गया है कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर। एज मैं ये पूरा 1,60,000 रुपये नहीं ले सकती, क्यों, क्योंकि भाई सिर्फ मैं फर्स्ट क्वार्टर के लिए देख रही हूँ, तो पूरा 1,60,000 तो पूरे साल भर का है, तो वो नहीं ले सकते हम, है ना। लेकिन हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको ऐसा फिक्स कॉस्ट लेना पड़ेगा जो इस फर्स्ट क्वार्टर में एक्चुअल में हुआ होगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है हमको कि भाई फिक्स कॉस्ट इवनली इनकर किया गया थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल भर में 1,60,000 रुपए इवनली इस्तेमाल किया गया। तो मतलब 4 क्वार्टर है, एज मेरे को फर्स्ट क्वार्टर के लिए निकालना है, तो मैं 4 क्वार्टर से डिवाइड करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी 1 से, एज मेरे को एक ही क्वार्टर का चाहिए, तो मेरे पास आ जाएगा खर्चा 40,000 रुपए, जो कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर का होता है। और हर एक क्वार्टर का कितना खर्चा जाएगा, 40,000 ही जाएगा, क्योंकि ये इवनली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सो हमारा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आ रहा है 1,60,000 का टोटल था, 4 क्वार्टर्स हैं, मैं एक क्वार्टर के लिए निकाल रही हूँ, तो ये मेरे पास आ रहा है 40,000। इस केस में मेरे को एक बात बताओ, एक्चुअल में मेरा खर्चा 40,000 का है, पर मैंने रिकॉर्ड किया 44,000, मैंने ज़्यादा खर्चा चार्ज किया, तो उस केस में मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अमाउंट कितना ओवर एब्जॉर्ब किया हमने, 4,000 रुपये ओवर एब्जॉर्ब किए। डन। नाउ
इसके बाद हम बनाएंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से इनकम स्टेटमेंट। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से इनकम स्टेटमेंट बनाना है, मैं सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर का बनाने वाली हूँ जिसमें 220 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो पहली बात तो मेरे को जितने भी खर्चे दिए हुए हैं ना, वो या तो 800 यूनिट्स के लिए दिए हैं या तो 400 यूनिट्स के लिए दिए हैं। 220 यूनिट के लिए कोई भी खर्चा नहीं दिया हुआ है ना। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एक वर्किंग नोट बना लेते हैं जिसमें हम 220 यूनिट्स के लिए सारे खर्चे निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शो करूँगी 800 यूनिट्स के लिए, फिर उसके बाद हम पर यूनिट के बेसिस में निकालेंगे और फिर 200 यूनिट्स के लिए भी हम निकाल सकते हैं, या फिर ये पर यूनिट वाला हटा देते हैं, डायरेक्ट 220 यूनिट्स के लिए निकालेंगे। ठीक है, अब एक बात देखो, यहाँ पे आपको 400 यूनिट्स के हिसाब से भी दिया है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो एज अ बेस, आप 800 यूनिट्स वाले को भी इस्तेमाल कर सकते हो एज अ बेस, दोनों चलेगा। अभी मैं कौन सा इस्तेमाल कर रही हूँ, 800 यूनिट्स वाला। ठीक है, सो मेरे पास सेल्स दिया हुआ है, सेल्स कितना दिया हुआ है, 16 लाख फॉर 800 यूनिट्स। ठीक, अगर 16 लाख रुपीस का सेल्स है 800 यूनिट्स के लिए, तो मैं पर यूनिट सेल्स का अमाउंट निकाल सकती हूँ क्या? कैसे निकलेगा? 16 लाख को जब मैं 800 से डिवाइड करूंगी, 16 लाख डिवाइडेड बाय 800 दैट इज इक्वल टू 2000 रुपीज पर यूनिट बेसिस में मेरे को रिसीव हो रहा है ना। तो 2000 रुपीज इसके लिए भी रिसीव होगा, 2000 रुपीज रिसीव हो रहा है 220 यूनिट्स के लिए। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 220 अगर मैं करूँ तो ये आ रहा है 4,40,000 इज माई सेल्स का अमाउंट। ठीक है, हमने क्या किया, 16 लाख डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाइड बाय 220 दैट इज इक्वल टू 4,40,000। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम 220 यूनिट्स के लिए जरूर निकाल रहे हैं, पर एक चीज ध्यान रखना, जो हमारा सेल्स है ना वो 220 यूनिट्स का नहीं हुआ है। ठीक है, हमारा सेल्स कितने यूनिट्स का हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 160 यूनिट्स का हुआ है। तो जो मेरा सेल्स का अमाउंट लूंगी मैं, वो सिर्फ 160 यूनिट्स के लिए लूंगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, थोड़ी सी चीजें चेंज कर देंगे। हम लिखेंगे प्रोडक्शन हमने 220 यूनिट्स का किया है और सेल्स कितने यूनिट्स का किया है, 160 यूनिट्स का। ठीक है, तो जो मेरा प्रोडक्शन के बाकी सारे खर्चे होंगे वो मैं 220 यूनिट्स के लिए लूंगी, लेकिन जब सेल्स की बात की जाएगी तो वो सिर्फ मैं 160 यूनिट्स के लिए ही लूंगी, क्योंकि मैंने 160 यूनिट्स ही बेचे हैं। ठीक है, तो 16 लाख डिवाइडेड बाय 800 मेरा 2000 रुपए पर यूनिट का सेलिंग प्राइस आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 160 इज इक्वल टू 3,20,000 इज माई टोटल सेल्स का प्राइस। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद मेरे को क्या खर्चा दिया हुआ है, प्रोडक्शन का कॉस्ट दिया हुआ है। सो प्रोडक्शन कॉस्ट मेरे पास वेरिएबल भी है और फिक्स्ड भी है। ठीक है, वेरिएबल मेरे को कितना दिया हुआ है, वेरिएबल दिया हुआ है 6,40,000 का। तो यहाँ पे थोड़ा जगह बनाते हैं, ये है मेरा 6,40,000 का। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बेसिस में चेंज होते हैं, है ना। तो 6,40,000 अगर 800 यूनिट्स के लिए है तो क्या मैं निकाल सकती हूँ कि 220 यूनिट्स के लिए कितना होगा। अब यहाँ पे हम 220 यूनिट्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भाई हमने प्रोडक्शन 220 यूनिट्स का किया है, सेल्स में सिर्फ 160 यूनिट का कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ 160 ले रही हूँ, लेकिन प्रोडक्शन तो 220 यूनिट सारे का हुआ है ना, इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 220 होगा। ठीक है, तो 6,40,000 डिवाइडेड बाय 800 करोगे तो पर यूनिट मेरे पास आ रहा है 800 रुपीज, मल्टीप्लाई करोगे 220 से तो ये आ जाएगा आपके पास 1,76,000 रुपीज इज माई वेरिएबल प्रोडक्शन का कॉस्ट। नेक्स्ट फिक्स्ड प्रोडक्शन का कॉस्ट मेरे को दिया हुआ है 1,60,000, तो मैं यहाँ लिख ले रही हूँ 1,60,000। ये कितने यूनिट्स के लिए है, ये 800 यूनिट्स के लिए है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये खर्चा कैसे निकलेगा, तो ध्यान रखना, ये खर्चा जो है ये खर्चा मेरे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर अलग तरीके से निकलेगा, मेरे मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर अलग तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो ये खर्चा हम अभी नहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन के हिसाब से निकलता है कि कितना एब्जॉर्ब कराया आपने। तो भाई फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए तो मैंने निकाल लिया है 44,000, है ना। अब हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कैसा निकलेगा, वो जब मैं मार्जिनल कॉस्टिंग का इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगी तो यहाँ पे फिल कर दूंगी। अभी के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर बस लिख देते हैं कि ये 44,000 आया। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी मेरे पास दो खर्चे दिए हुए हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। ठीक है, वेरिएबल खर्चा कितना दिया हुआ है, 3,20,000।
3,20,000 का वेरिएबल खर्चा है फॉर 800 यूनिट्स। वेरिएबल खर्चा है मतलब ये वेरिएबल ही रहेगा, है ना, मतलब जितने यूनिट्स बढ़ेंगे उतने पे लगेगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, पर यूनिट बेसिस में निकाल सकती हूँ कि भाई 3,20,000 रुपए अगर 800 यूनिट्स के लिए लगा है तो इस केस में अब मैं कितने यूनिट्स लूँ बताओ। देखो प्रोडक्शन मैंने 220 यूनिट्स का किया, इसीलिए प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते समय 220 यूनिट्स लिए। सेल मैंने 160 यूनिट्स का किया, इसलिए मैंने सेल्स निकालते समय 160 यूनिट से मल्टीप्लाई किया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मेरे को बताओ किन यूनिट्स पे खर्चा करूंगी मैं। जितने यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए उसके ऊपर खर्चा करूंगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, या फिर जितने यूनिट्स मैं बेच रही हूं उसके ऊपर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। जितने यूनिट्स हम बेच रहे हैं उसी के ऊपर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा करेंगे। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगी 160 से, ठीक है। 3,20,000 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाइड बाय 160 दैट इज इक्वल टू 64,000 रुपीज, ठीक। अब आते हैं फिक्स कॉस्ट पे जो कि है 2,40,000। 2,40,000 है। एक बात बताओ, ये जो फिक्स्ड ओवरहेड है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला, क्या इसका ट्रीटमेंट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अलग, मार्जिनल कॉस्टिंग में अलग होता है क्या? देखो एक बात ध्यान रखना, जो मार्जिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम एब्जॉर्प्शन वाला सिस्टम फॉलो कर रहे हैं ना, वो सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि भाई ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला जाएगा, उसके हिसाब से चार्ज किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड के लिए हो रहा है। वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए हो रहा है क्या? नहीं। तो उस केस में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हम नॉर्मल बेसिस में चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एब्जॉर्प्शन में भी सेम तरीके से चार्ज होगा, मार्जिनल में भी सेम तरीके से चार्ज होगा। क्या करेंगे हम, 2,40,000 का खर्चा हुआ है, हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई जितने भी फिक्स कॉस्ट हैं वो इवनली हुए हैं थ्रू आउट द ईयर, है ना। तो 2,40,000 भी इवनली हुआ होगा थ्रू आउट द ईयर। तो 2,40,000 पूरे 4 क्वार्टर्स में हमने किया। मेरे को एक क्वार्टर के लिए निकालना है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगी। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 60,000 मेरा यहाँ पे खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो चाहे मार्जिनल हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो, दोनों जगह ये यही खर्चा शो होगा। क्यों? क्योंकि भाई फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ही बस एब्जॉर्प्शन का ओवरहेड रेट निकाल के हम चार्ज करते हैं, लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर ये चीज नहीं होती, ठीक। तो हमने क्या किया, अभी ना सब खर्चों को डिवाइड कर लिया। अब हमारा ये जो इनकम स्टेटमेंट होगा ना बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से बना रहे हैं। सेल्स कितना आएगा, तो इजीली हम वर्किंग नोट नंबर 1 से देख सकते हैं कि हमारा सेल्स कितना है, कितना अमाउंट है हमारे पास, 3,20,000। ये तो दोनों जगह सेम रहेगा, चाहे मैं एब्जॉर्प्शन फॉलो करूं चाहे मैं मार्जिनल फॉलो करूं, मेरा सेल्स थोड़ा चेंज होगा, है ना। नेक्स्ट सेल्स मेरा यहाँ पे मेरे को इसको ए लिखना चाहिए, है ना, ये मेरा ए है जहाँ पे हमने सेल्स निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, सारे खर्चों को शो करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद प्रोडक्शन का कॉस्ट। प्रोडक्शन के कॉस्ट में हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड अलग अलग नहीं दिया हुआ है, हमको वेरिएबल और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है। तो वैसे ही हम लिखेंगे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट एंड फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट हमने पहले ही निकाल लिया, तो हम यहां से लिख सकते हैं, है ना। 1,76,000 इज माई वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट एंड 44,000 इज माई फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। 1,76,000 एंड 44,000। एज मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रही हूँ इसलिए मैं फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट को यहाँ पे लिख रही हूँ और 44,000 इसका अमाउंट डाल रही हूँ। 44,000 कैसे आया, क्योंकि हमने ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट लगाया है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके मदद से मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन में हमारे यही खर्चे हमको दिए हुए हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,76,000 प्लस 44,000 दैट इज इक्वल टू 2,20,000 इज माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 1,76,000 प्लस 44,000, ठीक। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लेते हैं हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड किया जाता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एज हमारे पास ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, और जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है हमको उसको माइनस करना होता है ना। अब देखो ये वेरिएबल खर्चे और फिक्स खर्चे सब कहाँ से आए हैं वो पहले लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1 से। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैसे निकलते हैं, हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की मदद से निकालते हैं, है ना। तो मेरे को अभी दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,20,000
ये कितने यूनिट्स पे खर्चा हुआ होगा? जितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए। कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए? 220 यूनिट्स। तो 220 यूनिट्स पे ये खर्चा हुआ है। और एज 220 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए, 160 मैंने बेच दिए, तो 220 माइनस 160 कितने यूनिट्स बचे? 60 यूनिट्स बचे, जो कि मेरे क्लोजिंग स्टॉक में जाएंगे। ठीक है, तो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 220 मल्टीप्लाइड बाय 60, दैट इज इक्वल टू 60,000 इज माई क्लोजिंग स्टॉक। और 60,000 क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से माइनस हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पास अब कितना आ रहा है यहाँ पे? 60,000 यहाँ से अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास आ रहा है अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कितना अमाउंट आ रहा है? 2,20,000 माइनस 60,000, दैट इज इक्वल टू 1,60,000। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया। इसके बाद ध्यान रखना, इसके बाद एज हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर अंडर एब्जॉर्प्शन होगा तो उसको मैं ऐड करूंगी, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, और अगर ओवर एब्जॉर्प्शन होगा तो हम उसको माइनस करेंगे, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। नॉर्मली अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड ना फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर ही इनकर होता है। वेरिएबल कॉस्ट तो हमको पता है कि वेरिएबल नेचर है, तो वो इजीली चार्ज कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड में अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन वाली सिचुएशन अराइज होती है ना, वो नॉर्मली फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर ही अराइज होती है। ठीक है, तो हमने एज पहले ही निकाल रखा है कि 4,000 रुपए का ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 4,000 का ओवर एब्जॉर्प्शन को यहाँ से कर देंगे माइनस। ठीक, ये यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं है, 4,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक, ये मेरा 1,60,000 माइनस 4,000, दैट इज इक्वल टू 1,56,000 रुपीज आ रहा है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, बचे हुए सारे के सारे खर्चे यहाँ पे चार्ज कर देंगे। क्या खर्चा बचा हमारे पास? एज इस क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बस दिया है, तो वही हमारे पास बचा, वही हम यहाँ पे चार्ज कर देंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जितना भी फिक्स्ड है, जितना भी वेरिएबल है, वो सब शो करेंगे। हमने पहले ही निकाल के रखा है वर्किंग नोट नंबर 1 पे, तो यहाँ पे नाम लगा देंगे वर्किंग नोट नंबर 1, और हम यहाँ से फिक्स्ड और वेरिएबल खर्चे उठा लेंगे। 64,000 इज माई वेरिएबल कॉस्ट एंड 60,000 इज माई फिक्स्ड कॉस्ट। 64,000 वेरिएबल है, 60,000 फिक्स्ड है, टोटल कितना हो गया? 1,24,000। ठीक, अब मैंने सारे के सारे खर्चे आज रिकॉर्ड कर लिए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट के लिए 1,56,000 प्लस 1,24,000 अगर हम करें तो ये आ रहा है 2,80,000। डन, तो हमने टोटल कॉस्ट भी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ए माइनस बी। ए जहाँ पे हमने सेल्स को शो करके रखा है 3,20,000 की, बी जहाँ पे टोटल कॉस्ट निकाल लिया। ठीक है, तो 3,20,000 माइनस 2,80,000, दैट इज इक्वल टू 40,000 इज माई प्रॉफिट इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, सो आई होप आपको क्लैरिटी आई हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इजीली हमने खत्म कर लिया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब आ जाते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे स्टार्ट होगा? सेल्स से स्टार्ट होगा। कितना अमाउंट है? 3,20,000 का है। कहाँ से आया? वर्किंग नोट नंबर 1 से, क्योंकि सेल्स का अमाउंट मार्जिनल में अलग, एब्जॉर्प्शन में अलग, ऐसा तो नहीं होने वाला। इसके बाद मैं सारे खर्चे शो करूंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद प्रोडक्शन का वेरिएबल कॉस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल खर्चे शो होते हैं, है ना। तो हम पहले सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्शन का वेरिएबल कॉस्ट लिख रही हूँ, जो कि वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने पहले ही निकाल लिया है। कितना अमाउंट है? 1,76,000। सो 1,76,000 मैं यहाँ पे चार्ज करूंगी। ये 1,76,000 विल बी माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, और एज मैंने देखो सेल्स का काम हो गया, अभी सेल्स का काम आखिरी में आएगा, तो यहाँ पे डबल लाइन खींच देना ताकि समझ आए कि भाई ये अलग है। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एज मैं अभी सारे खर्चे लिख रही हूँ तो उनको डिवाइड करना जरूरी है, इसलिए वहाँ पे लाइन खींच देना। ठीक, 1,76,000 का हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अब खर्चों में क्या ऐड होगा? हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करते हैं। एज यहाँ पे नहीं है तो निल हो जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैसे निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स विद द हेल्प ऑफ दिस अमाउंट। ठीक है, सो 1,76,000 मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कितने यूनिट्स का?
220 यूनिट्स का। इसमें से कितने यूनिट्स मेरे क्लोजिंग स्टॉक में जा रहे हैं? एज 220 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए, 160 मैं बेच रही हूँ, तो बचे 60 यूनिट्स। ये 60 यूनिट्स मैं यहाँ पे चार्ज करूंगी फॉर क्लोजिंग स्टॉक। तो 1,76,000 डिवाइडेड बाय 220 मल्टीप्लाइड बाय 60 दैट इज इक्वल टू 48,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट आएगा इस सिचुएशन में। देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर कितना अमाउंट आया था? 60,000 का, पर अब कितना आ रहा है? 48,000 का, क्योंकि भाई यहाँ पे फिक्स कॉस्ट नहीं है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है, और वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से मैंने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली है। ठीक, इसके बाद मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 1,76,000 माइनस 48,000 इज इक्वल टू 1,28,000। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम लेंगे हमारे बचे हुए सारे वेरिएबल खर्चे। वेरिएबल कौन सा खर्चा बचा है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बस दिया है क्वेश्चन में, अगर एडमिन भी होता तो वो भी ऐड कर देती। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहाँ से आएगा? वर्किंग नोट नंबर 1 से आएगा। ठीक है, सो वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है मेरे पास 64,000 का। ये 64,000 हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक, एज मैंने सारे के सारे वेरिएबल खर्चे रिकॉर्ड कर लिए, तो मेरे पास आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कितना अमाउंट आएगा? 1,28,000 प्लस 64,000 दैट इज इक्वल टू 1,92,000। ठीक है, तो ये मेरा बन गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम नाम दे देंगे बी। हम मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर क्या करते हैं? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, तब हमारे पास कंट्रीब्यूशन आता है। तो अब मैं यहाँ पे निकालूंगी सी दैट इज कंट्रीब्यूशन। कैसे आएगा? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने से। ठीक है, सेल्स है 3,20,000 का और मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 1,92,000, तो दैट इज इक्वल टू 1,28,000 इज माई कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ना इसके आगे हम क्या करेंगे? हम अब फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। फिक्स कॉस्ट में मेरे कौन कौन से खर्चे आएंगे? प्रोडक्शन रिलेटेड फिक्स कॉस्ट आएगा और मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड फिक्स्ड कॉस्ट आएगा, क्योंकि यही दो हमने इनकर किए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो फिक्स्ड वाला है वो वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने पहले ही निकाल के रखा है 60,000, तो यही सेम अमाउंट मैं यहाँ लिख दूंगी। अब बात आती है हमारे प्रोडक्शन के फिक्स्ड ओवरहेड की, तो वो हमने यहाँ पे नहीं निकाला था। प्रोडक्शन का फिक्स्ड ओवरहेड क्या चार्ज करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग में? मार्जिनल कॉस्टिंग में खर्चे एक्चुअल बेसिस में ही चार्ज करे जाते हैं। ठीक है, तो एज हमने 1,60,000 का खर्चा किया है पूरे साल भर के लिए, और ये बोला गया क्वेश्चन में कि इवनली इनकर किया गया थ्रू आउट द ईयर, तो 1,60,000 का खर्चा है डिवाइडेड बाय कितने क्वार्टर हैं? 4। मेरे को किस क्वार्टर के लिए निकालना है? एक क्वार्टर के लिए निकालना है, तो मैं 1,60,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 कर दूंगी, है ना। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए निकालने के लिए हमने 1,60,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 किया है, जिसकी मदद से मेरा ये खर्चा आ रहा है 40,000। ठीक है, तो यही 40,000 हम यहाँ पे मेंशन करेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे? वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक, ज़्यादा बेटर होगा अगर हम ये फिक्स कॉस्ट को यहाँ लिखें और इसका टोटल अमाउंट हम ले जाके यहाँ लिखें 1 लाख। ठीक, अब आ जाएगा मेरे पास प्रॉफिट। कैसे आएगा? जब हम कंट्रीब्यूशन मतलब सी से फिक्स कॉस्ट मतलब डी को माइनस कर देंगे, तो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है 28,000। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 28,000, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से हमारे पास आ रहा है प्रॉफिट 40,000। क्यों ये डिफरेंस आया? क्योंकि पहली बात तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर तुम फिक्स्ड ओवरहेड पहले ही चार्ज कर देते हो, और ये हम हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर नहीं करते, जिसके कारण क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दोनों जगह चेंज हो गई। यहाँ 60,000 आ रही है तो यहाँ 48,000 आ रही है, जिसके कारण ये हमारा डिफरेंस अराइज हुआ है। ठीक है, सो आई होप आपको क्लैरिटी आई हो। और डिफरेंस अगर आप देखोगे ना, तो जितना ओपनिंग स्टॉक में डिफरेंस है उतना मीन्स क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस है, सिर्फ उतना ही डिफरेंस यहाँ दिख रहा होगा। 60,000 यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है और यहाँ 48,000 है ना, तो 60,000 माइनस 48,000 करो, कितना डिफरेंस आता है? 12,000। और अगर आप प्रॉफिट में देखोगे तो वहाँ 40,000 है और यहाँ कितना है? 28,000। 40,000 माइनस 28,000 करोगे तो यहाँ पे भी आपका 12,000 आता है। ठीक है, तो जो भी डिफरेंस आता है मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मेथड में, वो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के कारण ही आता है। एज इस सिचुएशन में ओपनिंग स्टॉक नहीं था, क्लोजिंग स्टॉक बस था, तो उसके कारण हमको ये डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, सो हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म कर लिया। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हमने ये समझ लिया कि इनकम स्टेटमेंट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से कैसे बनता है, मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से कैसे बनता है।
एक बात याद होगी तो जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना, कॉस्ट शीट जहाँ पे पढ़ी थी, वहां पे हमने एक और मेथड देखा था जिसके थ्रू हम कॉस्ट निकाल के फिर प्रॉफिट निकालते हैं, है ना। ये जो मेथड है ये कॉस्ट शीट है। कॉस्ट शीट है इसीलिए हम इसमें पहले खर्चे रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद मेरा सेल्स आता है, ठीक है। लेकिन जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो सेल्स से ही हम स्टार्ट करते हैं। पहला तो ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस अगर आप देखोगे ना तो हमारा जब हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया था तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आया था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ये सब ऐड करने से आया था। लेकिन जब हम हमारा कॉस्ट शीट बनाते हैं तो यहाँ पे मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडमिन ओवरहेड भी ऐड होता है, उसके बाद मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। तो डिफरेंस है दोनों में, इन दोनों को मिक्स नहीं कर देना, ठीक है। कॉस्ट शीट का इस्तेमाल कब करोगे, जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग अलग से नहीं लिखा है क्वेश्चन में, तब तुम कॉस्ट शीट का इस्तेमाल करोगे। जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से करना है तो उनको फॉलो करोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे आपको डिफरेंसेस दिख जाएंगे। मैं क्या करूंगी ना, ये तीनों जो शीट है मेरी, मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की और साथ साथ कॉस्ट शीट, ये तीनों आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी @CMA Junction। वहां से आप देख लेना और इसको प्रिंट आउट करा के रख लेना, बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तीनों को एक बार पढ़ लोगे ना तो डिफरेंसेस समझ आ जाएंगे, और डिफरेंसेस समझ आने से सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स है वो आपको याद हो जाएंगे, दिमाग में पूरे छप जाएंगे, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। यहाँ पे हम खर्चों को एनालाइज करने वाले हैं, वॉल्यूम मतलब सेल्स को एनालाइज करने वाले हैं, प्रॉफिट मतलब हमारा प्रॉफिट को एनालाइज करने वाले हैं। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा मेन कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्ट। अभी तक हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग के डिफरेंस में ही अटके थे, अब मेन चीज पे हम आ रहे हैं, ठीक है। सो देखो, इसको समझने के लिए ना, ये सारी चीजों को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे और एक एक करके सबको समझते जाएंगे। ये पेज को मैं यहाँ से हटा रही हूँ ताकि हमको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो। देखो, हमारे पास 1000 यूनिट्स हैं। 1000 यूनिट्स बनाने में मेरा सेल्स कितना आ रहा है, 1 लाख। वेरिएबल खर्चा है 75,000 का। तो जब मैं सेल्स में से वेरिएबल खर्चों को माइनस कर रही हूँ तो कंट्रीब्यूशन आ रहा है 25,000 का। इसमें से फिक्स कॉस्ट हटा रहे हैं तो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है 15,000 का। अब ना यही चीज़ मेरे को 1200 यूनिट्स के लिए बनानी है। क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल है। जैसा अभी हमने सीखा, हम क्या करेंगे, 1 लाख का सेल्स है 1000 यूनिट्स के लिए, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000 करूंगी मैं। 100 आ रहा है। 100 अगर पर यूनिट का मेरा सेल प्राइस है और 1200 यूनिट्स मैं बेच रही हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, 1,20,000 रुपये। कैसे किया हमने देखा कि भाई पिछले सिचुएशन में 1 लाख का मेरा सेल्स हुआ था 1000 यूनिट्स के लिए, है ना। तो 1200 के लिए कितना होगा, 1,20,000। ठीक, सिमिलर वे में मैं वेरिएबल कॉस्ट को भी निकाल लेती हूँ क्योंकि ये भी वेरिएबल नेचर का, जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ये खर्चा बढ़ेगा, है ना। तो 75,000 अगर 1000 का है तो मैं क्या करूंगी, 75,000 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो मेरे पास ये आ जा रहा है 75 मल्टीप्लाइड बाय, मैं यहाँ पे अब कितने यूनिट्स बना रही हूँ, 1200। तो अब ये खर्चा हो गया 90,000 का। ठीक, तो मैं क्या करूंगी, अब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगी, मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कितना, 30,000 का। नेक्स्ट, इसके बाद फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 10,000। 10,000 1000 यूनिट्स के लिए है तो 1200 यूनिट्स के लिए 12,000 होना चाहिए। बताओ, फिक्स कॉस्ट है, ये यूनिट्स के लिए चेंज नहीं होता। ठीक है, तो 10,000 अगर 1000 यूनिट्स के लिए लग रहा है, 1200 यूनिट्स बनाने पे भी ये खर्चा 10,000 का ही रहेगा। ठीक है, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, 20,000 का। डन, तो ये हमने बना लिया। अब ये क्यों बनाया है, इसका हमको सारी चीजें आगे समझ आते जाएंगी। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भाई कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकालते हैं। बताओ, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, जब सेल्स में से मैं वेरिएबल खर्चे माइनस कर रही हूं तब मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ रहा है ना। तो पहला सिचुएशन, जब सेल्स में से आप वेरिएबल खर्चों को माइनस कर दो तब आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है। दूसरा सिचुएशन देखो, मैं अगर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूँ तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करो तो प्रॉफिट आ जाता है। तो मतलब कंट्रीब्यूशन से जब फिक्स कॉस्ट माइनस हो रहा है तो प्रॉफिट आ रहा है ना। और अगर मैं फिक्स कॉस्ट को उधर ले जाऊं तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट।
ठीक है। तो अगर आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है तो आप सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर लो या फिर प्रॉफिट को फिक्स कॉस्ट से प्लस कर लो, दोनों सिचुएशन में आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अलग अलग तरीके जिसके थ्रू कंट्रीब्यूशन निकाला जा सकता है, क्योंकि कुछ सिचुएशन में कुछ चीजें अवेलेबल होंगी, कुछ सिचुएशन में कुछ चीजें अवेलेबल होंगी, तो इसलिए बेटर है कि जितने भी तरीके होते हैं निकालने के वो पहले ही सीख ले हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके अलावा क्या हो सकता है, देखो इसके अलावा समझ लो, मेरे को पूछा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए। अभी तक जो कंट्रीब्यूशन हम निकाल रहे थे वो टोटल कंट्रीब्यूशन होता है ना। और जब मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोल रही हूँ तो मेरे को पर यूनिट बेसिस में कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको टोटल कंट्रीब्यूशन लिख के बहुत कम मिलेगा, ज्यादातर आपको सिर्फ कंट्रीब्यूशन लिख के मिलेगा। इसका मतलब है कि हम टोटल कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट स्पेसिफिकली लिखा है तब वो पर यूनिट बेसिस में होगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैंने कितने यूनिट्स बनाए, 1000 यूनिट, जिसपे कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है 25,000। तो हम बोलेंगे कि भाई 25,000 का कंट्रीब्यूशन होता है 1000 यूनिट्स के लिए, तो पर यूनिट बेसिस में कितना हो जाएगा 25 रुपए। ठीक है, 25 रुपए पर यूनिट बेसिस में मेरा कंट्रीब्यूशन है। ठीक, इसके बाद अगर मेरे पास पर यूनिट कंट्रीब्यूशन अवेलेबल है ना, तो मैं उसकी मदद से टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल सकती हूँ इजिली। हम क्या बोलेंगे, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन को अगर आप नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाता है कंट्रीब्यूशन टोटल बेसिस में, है ना। तो मेरे पास पर यूनिट कंट्रीब्यूशन अभी कितना आया है 25। अगर 25 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 25,000, जो कि इस बार का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, सिमिलर वे में मैं यहाँ भी फॉलो कर सकती हूँ। 25 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है, मैंने कितने यूनिट्स बनाए 1200, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 1200 30,000 आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पे भी 30,000 है। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का भी एक और तरीका है। क्या तरीका है, हम क्या कर सकते हैं, सेल्स पर यूनिट ले लो, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बेसिस में माइनस कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा। सेल्स पर यूनिट कैसे ले सकते हैं, अगर सेल्स मेरे पास टोटल 1 लाख है, मैं उसको 1000 यूनिट से डिवाइड कर दूं, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट कर दूं, तो मेरे पास सेल्स आ जाएगी 100 रुपीज़। सिमिलर वे में वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास 75,000 है, उसको मैं 1000 यूनिट से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 75 रुपीज़। दैट इज इक्वल टू 25 रुपीज़ पर यूनिट मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। इसके अलावा आप रेशियो की मदद भी ले सकते हो। रेशियो मतलब अगर मैं कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकाल लूं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकाल रहे हैं, जिसको ना एक और नाम से बोला जाता है। इसका नाम क्या है, एक और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। देखो नाम जरूर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, लेकिन प्रॉफिट नहीं लिया जाता यहाँ पे हम क्या लेते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन को वॉल्यूम से कंपेयर करते हैं। नाम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, लेकिन कंट्रीब्यूशन को वॉल्यूम से कंपेयर करोगे। ठीक है, सो कंट्रीब्यूशन मेरे को कितना दिया हुआ है 25,000, और मेरे पास सेल्स कितना है 1 लाख का, है ना। तो 25,000 को मैं 1 लाख से डिवाइड कर रही हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 25% इज माई कंट्रीब्यूशन। मैंने क्या किया, जो भी मेरे पास कंट्रीब्यूशन दिया था उसको मैंने सेल्स से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 100, तो मेरे पास आ गया प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या फिर कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। अब क्या कर सकते हैं हम, इसकी मदद से हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। तो जैसे मेरे पास इस सिचुएशन में सेल्स कितना दिया हुआ है 1,20,000, मेरा कंट्रीब्यूशन का रेशियो क्या था 25%, तो मैं 25% से अगर 1,20,000 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 30,000 रुपए। ठीक है, तो पहला प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन को सेल्स से डिवाइड करो मल्टीप्लाइड बाय 100। दूसरा फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को सेल्स पर यूनिट से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो 100 से। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने पहले निकाल लिया 25, और सेल्स पर यूनिट भी हमने पहले निकाल लिया 100, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, अभी भी कितना आ रहा है 25% ही आ रहा है। ठीक है, तो ये तरीका भी आप अपना सकते हो। तीसरा तरीका देखो, बहुत तरीके हैं, मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने के हमारे पास बहुत सारे तरीके, और हमको सब पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो सब पता होना बहुत जरूरी है। तीसरा तरीका हम लेते हैं चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100।
अब ये चेंज इन कंट्रीब्यूशन, चेंज इन सेल्स क्या है, तो उसको समझो। चेंज मतलब तुम क्या करो, एक सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन से माइनस करके देखो, ठीक है। तो हमारे पास दो सिचुएशन का सारा चीज अवेलेबल है, मैं क्या करूंगी, इसको इससे माइनस कर दूंगी, ठीक है। तो 1200 यूनिट्स थे माइनस 1000 यूनिट्स, यहाँ पे चेंज में हम कितने यूनिट्स के लिए देख रहे हैं, 200 यूनिट्स के लिए, ठीक। अब देखो 1,20,000 का सेल्स यहाँ है, 1 लाख का सेल्स यहाँ है, कितना चेंज है, 20,000 का चेंज है। नेक्स्ट 90,000 का यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट है, 75,000 का यहाँ पे कितना चेंज है, 15,000 का। नेक्स्ट हमारा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 30,000 है, यहाँ पे 25,000 है, कितना चेंज है, 5,000 का। इसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट में कोई भी चेंज है क्या, नहीं चेंज है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्रॉफिट में कितना चेंज है, 20,000 था, यहाँ 15,000 है, 5,000 का चेंज। तो मैंने क्या बोला आपको फॉर्मूला, चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स। चेंज इन कंट्रीब्यूशन कितना है, 5,000 का, अपॉन चेंज इन सेल्स कितना है, 20,000 का, है ना। तो 20,000 से मैं इसको डिवाइड करूंगी, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मैंने किया 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 25%, ठीक है। तो इससे भी 25% आ जाता है। चौथा तरीका देखो, अब ये तरीका ना थोड़ा सा अलग है, हम यहाँ पे ले रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। देखो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जरूर नाम है, लेकिन हर जगह हमने कंट्रीब्यूशन को ही इस्तेमाल किया है, वो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो ही होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉफिट इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट में ले रही हूँ। चेंज इन प्रॉफिट देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, मतलब हमने जो सॉल्व किया उसमें कितना है, 5,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स कितना है, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे, अभी भी 25% ही आ रहा है। अब एक बात उठ सकती है कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट क्यों लिया, अभी तक तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स बोल रहे थे तुम, अब तुम चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स ले रहे हो। तो देखो भाई जब हम चेंज की बात करते हैं ना, तो चेंज में आपका कंट्रीब्यूशन और आपका प्रॉफिट सेम हो जाता है। देख लो 5,000 है, 5,000 है, क्यों हुआ ये सेम, तो भाई जब मेरा फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा हर सिचुएशन में, तो इनका चेंज तो 0 ही हो जाएगा। इनका चेंज 0 होने की वजह से कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट मेरा सेम हो जाता है। तो भले आप चेंज इन प्रॉफिट लो या चेंज इन कंट्रीब्यूशन लो, अमाउंट तो आप कंट्रीब्यूशन के इक्वली ले रहे हो, तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता आप चेंज इन प्रॉफिट लो या चेंज इन कंट्रीब्यूशन लो। लेकिन ध्यान रखना एक्चुअल में प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 करोगे तो पीवी रेशियो नहीं आएगा, ठीक है। पीवी रेशियो के लिए कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स करो, या फिर चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स करो, या फिर चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स करो, या फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेल्स पर यूनिट करो। इस तरीके से हम पीवी रेशियो निकालते हैं। 4 अलग अलग तरीके हैं जो हमने यहाँ पे सीख लिए, ठीक है। सो देखो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा जो मैंने अभी आपको समझाया। कंट्रीब्यूशन निकालने के तरीके, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के तरीके, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने के ये 4 तरीके, ठीक है। अब इसके बाद देखो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाला जा सकता है। तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो निकाल सकती हूँ। कैसे निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, तो यही मैंने यहाँ पे किया है। या फिर दूसरा तरीका, हम ना 1 माइनस पीवी रेशियो कर सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कितना था, 25%, है ना। अगर मैं 1 माइनस 25% करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.75 इज माई वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो। अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो मैं निकाल रही हूँ वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो, किसके बेसिस में निकाल रहे हैं, सेल्स के बेसिस में। मेरा 75,000 का वेरिएबल कॉस्ट है 1 लाख का सेल्स पे, है ना। 1 लाख का सेल्स और 75,000 का वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 75%, जो कि हमारा यहाँ पे भी आ रहा था 1 माइनस पीवी रेशियो करने से भी, है ना। 1 माइनस पीवी रेशियो वाले सिचुएशन में मैं 1 माइनस 25% करूंगी, जो कि मेरा पीवी रेशियो है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 0.75, दैट इज इक्वल टू 75% ओनली, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 ना सेल्स को मान के चलते हैं, क्योंकि देखो मेरा वेरिएबल खर्चा, मेरा जब वेरिएबल कॉस्ट को मैं अगर अपने कंट्रीब्यूशन से ऐड कर देती हूँ तो मेरा सेल्स बन जाता है ना। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन से ऐड कर देती हूँ तो मेरा सेल्स बन जाता है। तो हमने बोला कि सेल्स लेट्स से 100% है, और अगर मेरे को पता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन जो है वो 25% है, तो मैं इजीली निकाल सकती हूँ 75% क्या होगा मेरा वेरिएबल कॉस्ट। इसीलिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है 1 माइनस पीवी रेशियो इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सिमिलर वे में आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट वॉल्यूम का रेशियो, ठीक है। तो ये हमारे वेरिएबल कॉस्ट के निकालने का तरीका भी हमने देख लिया। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट,
प्रॉफिट के केस में हम क्या देख रहे हैं, प्रॉफिट को हमको जीरो करना है, ठीक है। सो मैं चाहती हूं कि भाई अभी ये जो प्रॉफिट 15,000 दिख रहा है ना, ये जीरो हो जाए। जीरो कब होगा बताओ, जब मेरा कंट्रीब्यूशन अगर फिक्स कॉस्ट के इक्वल हो। लेट्स से अभी मेरा फिक्स कॉस्ट 10,000 है, वो तो फिक्स ही रहेगा। अगर मेरा कंट्रीब्यूशन 10,000 का हो जाए, कंट्रीब्यूशन मेरा 10,000 का हो जाए, तो मैं 10,000 माइनस 10,000 जीरो, प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई अगर मैं चाहती हूं कि प्रॉफिट जो है मेरा इक्वल टू जीरो हो जाए। कब होगा, जब मेरा कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट में माइनस करूं और वो जीरो हो जाए, मतलब मेरा प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू जीरो को हम लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि अगर फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे माइनस में दिख रहा है, मैं उधर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट हमने लिख दिया, है ना। अब देखो, अब हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। कंट्रीब्यूशन को मैं क्या बोलूंगी, ये टोटल कंट्रीब्यूशन है। टोटल कंट्रीब्यूशन को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, लिख सकते हैं ना। तो बस यही लिखूंगी मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। अब देखो, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा प्रॉफिट कब जीरो होगा। तो मैं प्रॉफिट कब जीरो होगा ये जानना चाहती हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि कितने सेल्स की यूनिट पे, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मैं बेचूं, तब मेरा प्रॉफिट जो है वो जीरो होगा, है ना। तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के बेसिस में मेरे को ये चीजें चाहिए। तो हम बोलेंगे कि भाई नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लीकेशन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब मल्टीप्लीकेशन में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा, है ना। ये मेरा फॉर्मूला बन गया निकालने के लिए जब मेरा प्रॉफिट होगा इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये ऐसी यूनिट्स होंगी जहां पे मेरा प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये यूनिट्स कैसे निकलेंगी, जब आप फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन के एग्जाम्पल में ही डायरेक्ट आ जाते हैं हम। हमको यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 10,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना दिया हुआ है, हमने पहले निकाल लिया था 25 रुपए पर यूनिट, है ना। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं बोलूंगी कि भाई नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, जहां पे मेरा प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। कब होगा, फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है 10,000 और कंट्रीब्यूशन कितना है 25 रुपए पर यूनिट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 10,000 डिवाइडेड बाय 25 करूंगी, दैट इज इक्वल टू 400 यूनिट्स। अगर आप 400 यूनिट्स बेचते हो तो उस केस में आपका जो है प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। तो वो चेक भी कर लेते हैं, पता है अपन। यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए जो कि नहीं अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे ना, हम एक पेज ऐड कर लेते हैं, वहीं पे लिख लेते हैं। हम बोलेंगे कि भाई सेल्स मेरे को चाहिए 400 यूनिट्स का ना, 400 यूनिट्स का सेल्स चाहिए, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, है ना। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करो, प्रॉफिट आ जाएगा। अब मेरे को ना इतना झंझट पालना ही नहीं है, मैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं करूंगी। मैं कंट्रीब्यूशन का क्या करूंगी, मैं कंट्रीब्यूशन का यहाँ पे ले लूंगी जो भी मेरा पर यूनिट अमाउंट दिया हुआ है ना। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना दिया हुआ है 25। तो भाई 400 यूनिट से मैं अगर 25 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10,000, जो कि कंट्रीब्यूशन का अमाउंट हो गया। फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट तो 10,000 है। अगर 10,000 को 10,000 से माइनस करोगे तो प्रॉफिट कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो भाई हमारा ये जो फॉर्मूला आया ना, हमने जो निकाला अभी, क्या फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये सही है, हमको समझ आ गया। 400 यूनिट ऐसी सिचुएशन है जहां पे मेरा प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। अब प्रॉफिट जब जीरो आप चाहते हो ना, तो उस केस में ये जो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आई है जहां पे प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो होगा, उसको हम बोलते हैं BEP यूनिट्स, ब्रेक इवन यूनिट्स, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट की यूनिट्स, ये यूनिट्स मेरे को बताते हैं जहां पे प्रॉफिट जीरो होगा, ठीक है। सो देखो, ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है जहां पे प्रॉफिट जीरो होता है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, BEP यूनिट्स निकालने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर लो, जो हमने करके देख लिया। हाँ, 400 यूनिट्स के लिए काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा चीज देखो, हमको एक और चीज निकालनी पड़ती है कई बार, ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल्स कितनी है, ठीक है। अब ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल्स निकालनी है तो आप क्या कर सकते हो, ब्रेक इवन पॉइंट पे हमको निकालना है सेल्स। तो मैं बोलूंगी कि भाई जितना फिक्स्ड कॉस्ट है ना, उससे डिवाइड करो तुम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड कर रहे थे ना, और अगर तुम इसको सेल्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास BEP सेल्स आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे,
फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है 10,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 25, मल्टीप्लाइड बाय सेल्स पर यूनिट कितना है 100, हमने पहले निकाल लिया था, ये रहा 100 है ना। तो मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं 100 से, 10,000 डिवाइडेड बाय 25 दैट इज इक्वल टू 400 यूनिट्स, मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट सेल्स कितना है 100, तो मेरे पास आ गया 40,000 रुपये विल बी माई सेल्स का अमाउंट, जो कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। ठीक है, इसी का आया है क्योंकि यही मेरी बीईपी यूनिट्स हैं। अब बीईपी की सेल्स भी मेरे को मिल गई। एक और तरीका होता है बीईपी की सेल्स निकालने का, हम क्या कर सकते हैं ना, हम लेंगे फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। ठीक है, एज 2 यूनिट्स इस्तेमाल कर रही हूँ, सेल्स पर यूनिट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लो तो भी काम करेगा, या फिर कंट्रीब्यूशन और सेल्स लो तो भी काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों पर यूनिट बेसिस में थे या फिर ये दोनों टोटल में, तो दोनों सेम यूनिट पे होने चाहिए। ऐसे मत करना कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में ले लिया टोटल सेल्स ले लिया, नहीं, दोनों सेम होने चाहिए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है तो सेल्स भी पर यूनिट होना चाहिए। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टोटल है तो सेल्स भी टोटल ले सकते हैं। ठीक है, सो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है मेरा 10,000 का, कंट्रीब्यूशन टोटल कितना है, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है मेरा, तो हम पिछली वाली सिचुएशन ले लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास 25,000 का टोटल कंट्रीब्यूशन है, मल्टीप्लाइड बाय मेरा सेल्स टोटल कितना है 1 लाख का। ठीक है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ 10,000 डिवाइडेड बाय 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख दैट इज इक्वल टू 40,000 आ गया, जो कि मेरा बीईपी का सेल्स है। देखो, ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका है हमारा निकालने का बीईपी सेल्स। बीईपी सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो एक बात समझो, जब मैं कंट्रीब्यूशन और सेल्स ले रही हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनटू में है तो मतलब सेल्स ऊपर में आ जा रहा है, कंट्रीब्यूशन नीचे पे आ जा रहा है, सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन आ रहा है ना। अगर आपको पता हो तो पीवी रेशो कैसे निकलता है, पीवी रेशो निकलता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स से, जस्ट इसके उल्टे से, है ना। तो इस केस में अगर मैं नीचे में लिख दूँ पीवी रेशियो तो उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, और कंट्रीब्यूशन के नीचे एक और अपॉन आ रहा है, मतलब ऊपर में क्या आ जाएगा, वो मल्टीप्लिकेशन पे आ जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट इंटू सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन ही हो रहा है अगर आप पीवी रेशियो को भी डिवाइड कर रहे हो। तो हम क्या कर सकते हैं, बीपी सेल्स निकाल सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड करके। 10,000 का मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है, 25% मेरा पीवी रेशियो है, 10,000 डिवाइडेड बाय 25% दैट इज इक्वल टू 40,000 अभी भी आ गया। ठीक है, तो ये हमारे तरीके हैं बीपी सेल्स निकालने के और बीपी यूनिट्स निकालने के लिए। तो हमने ये वाला काम भी पूरा का पूरा खत्म किया, आप यहाँ से एक बार इसको पढ़ सकते हैं। डन। इसके बाद हमारे पास 2 और कंसेप्ट आते हैं इस चैप्टर के अंदर, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड सेल्स टू अर्न टारगेट प्रॉफिट। पता है, अगर हमने ये दोनों को कर लिया तो इसके बाद ना सिर्फ बैठ के चैन से क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कुछ भी कंसेप्ट नहीं बचेगा, सबका सब खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा चार्ट ग्राफ देखेंगे, वो भी कोई काम का नहीं है, एकदम थोड़ा सा है, बाकी ये एक मेन कंसेप्ट है, इसको समझ लिया ना तो सब खत्म, सिर्फ क्वेश्चन करना है बैठ के आराम से। ठीक है, तो चलो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम देख रहे हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब क्या होता है उसको समझो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि भाई हमारे पास कितना सेफ्टी नेट अवेलेबल है, हम कितने सेफ हैं। ऑर्गेनाइजेशन कब सेफ होती है, जब उनको पहली बात तो लॉसेस ना हो, है ना। अगर वो प्रॉफिट नो प्रॉफिट वाली सिचुएशन में है ना तो भी चलेगा, लेकिन उनको लॉसेस नहीं होने चाहिए। जब तक लॉसेस नहीं हो रहा है तब तक वो सेफ है। ठीक, तो इस केस में मेरे को 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इस केस में मैं क्या हूं, मैं सेफ पोजीशन में हूं। अगर मैं 1000 यूनिट्स बेच रही हूं तो मेरे को 15,000 प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मैं सेफ पोजीशन पे हूं। मैं सेफ पोजीशन पे कब नहीं होती, अगर मैं 400 यूनिट से कम बेचती, क्योंकि 400 यूनिट में मेरा प्रॉफिट 0 हो जा रहा है। अगर मैं 400 यूनिट से 1 यूनिट भी कम बेचूंगी ना तो उस केस में मेरा प्रॉफिट नेगेटिव हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना है, 400 यूनिट से ज्यादा ही बेचना है। ठीक है, तो इस केस में मेरे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है 1000 यूनिट्स के केस में। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब मैं 1000 की यूनिट्स का सेल्स कर रही हूँ। ठीक, तो मैं बोलूंगी कि भाई मैं अभी 1000 यूनिट्स का सेल कर रही हूँ, बीईपी यूनिट्स कितने हैं, बीईपी यूनिट्स हैं 400, है ना। मतलब मैं 600 यूनिट्स सेफ पोजीशन पे हूँ, मैं 600 यूनिट्स एक्स्ट्रा बेच रही हूँ ताकि मैं सेफ पोजीशन पे रहूँ, है ना। तो ये 600 यूनिट्स मेरे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कभी भी नंबर्स में देखना ना, वो उसकी क्लैरिटी नहीं लेके आएगा। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी 600 यूनिट्स का है, क्या बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा है। लेकिन जब मैं इसको या तो सेल्स या तो बीपी से कंपेयर करूँ तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ
मैं कितनी सेफ पोजीशन पे हूँ। ठीक है, तो मेरा सेल्स कितना है 1000 यूनिट्स का, तो 600 यूनिट्स मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है जब मेरे पास 1000 का सेल्स है, मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू, ये शो कर रहा है कि भाई 60% ऑफ सेल्स अभी मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल है। ठीक है, सिमिलर वे में आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बीपी के परसेंटेज के बेसिस में भी देख सकती हो। मतलब 400 यूनिट्स मेरा बीपी है, 400 यूनिट्स मेरा बीपी है, 600 यूनिट्स मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 600 डिवाइडेड बाय 400 ये मेरे पास आ रहा है 150% ऑफ बीपी हम सेफ पोजीशन पे चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप सेल्स के कंपैरिजन में, बीपी के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी को, तो ज़्यादा क्लैरिटी लेके आता है। ठीक है, तो हमने देख लिया मार्जिन ऑफ सेफ्टी जहाँ पे प्रोजेक्टेड सेल्स को ब्रेक इवन पॉइंट से माइनस करोगे तो आपके पास अवेलेबल होता है। और एज एक्सप्रेस हमको किसके तरह करना है, परसेंटेज ऑफ सेल्स या फिर परसेंटेज ऑफ बीपी की तरह। नेक्स्ट इज आर सेल्स टू अर्न टारगेट प्रॉफिट। देखो भाई, हमने ये तो देख लिया कि जब मेरे को प्रॉफिट 0 चाहिए तो कैसे निकालना है, बीपी कैसे निकालना है। अब ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां पे मेरे को अपने हिसाब का प्रॉफिट चाहिए। मैं बोल रही हूँ मेरे को 30,000 का प्रॉफिट चाहिए, ला के बताओ कैसे आएगा, कितने यूनिट्स बेचूं कि मेरे को 30,000 का प्रॉफिट आएगा, कैसे निकालेंगे। तो देखो हम यही एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि भाई मेरा टारगेट प्रॉफिट 30,000 का है। ठीक है, टारगेट प्रॉफिट 30,000 का है, मेरे को 30,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मेरे को यूनिट्स निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट्स जहाँ पे मेरे को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 30,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो पहली बात तो जब मैं फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करती हूँ, ध्यान देना है ना, मैं जब फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करती हूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाती हूँ, 0 प्रॉफिट वाली सिचुएशन पे। अगर मैं यहाँ पे 30,000 और ऐड कर दूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगी, मैं टारगेट प्रॉफिट 30,000 पे पहुँच जाऊँगी। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट कितना है मेरे पास, 10,000 है और 30,000 मेरा टारगेट प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 25। ठीक है, तो 10,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 25 करती हूँ तो यहाँ पे आते हैं 1600 यूनिट्स। देखो अब सॉल्व करके देखो, हमारे यूनिट्स कितने हैं, 1600, मेरी सेल्स कितनी होगी, पर यूनिट 100 है, तो 1600 के हिसाब से ये हो गई 1,60,000 की सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट है मेरा 75% ऑफ सेल्स, तो 1,60,000 का 75% अगर हम निकालें तो 1,20,000 आएगा। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 40,000। मैं इसमें से फिक्स कॉस्ट हटाऊंगी कितना, 10,000, तो मेरे पास कितना आ गया प्रॉफिट, 30,000। लो, हो गया आसान है ना। तो हमने क्या किया, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम बीपी के लिए इस्तेमाल कर ही रहे थे, उसमें अपना टारगेट प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो हमको मिल गया हमारा क्या, टारगेट प्रॉफिट, कितने यूनिट्स में हम टारगेट प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं वो हमको मिल गया। डन। नेक्स्ट, जब हमको टारगेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स दिया होगा तब हम कैसे निकालेंगे। तो देखो भाई, हम क्या कर सकते हैं ना, फिर से वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम बीपी के लिए यूज करते थे, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पर एज परसेंटेज ऑफ सेल्स दिया हुआ है ना, तो अब हम क्या करेंगे, सेल्स पर यूनिट लेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी परसेंटेज दिया हुआ है, 20% दिया तो 20% कर देंगे। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट मेरे पास कितना है, 10,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 25 है, हमारा सेल्स पर यूनिट कितना है, 100, मल्टीप्लाइड बाय मेरे को प्रॉफिट कितना चाहिए, 20%। ठीक है, सो 10,000 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 100 का 20% दैट इज इक्वल टू 20, है ना। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 5 मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, अगर इसको मैं डिवाइड कर लूँ तो ये आ जाएगा 2,000 यूनिट्स। 2,000 यूनिट्स पे आपको 20% ऑफ सेल्स टारगेट प्रॉफिट मिलेगा। चेक भी कर लेते हैं, तो चेक करने के लिए मैं आप डायरेक्ट निकाल रही हूँ यहाँ पे मेरा कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, 2,000 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई कर दो 25 से, 25 रुपये पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है, तो 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 दैट इज इक्वल टू 50,000। ठीक, कंट्रीब्यूशन आ गया, इसमें से फिक्स कॉस्ट हटा देंगे, कितना है, 10,000, फिक्स कॉस्ट हटा दी तो मेरे पास कितना आ गया, 40,000 आ गया, दैट इज माय प्रॉफिट। अच्छा, हमको तो यहाँ पे सेल्स निकालनी पड़ेगी यार। सेल्स क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि भाई हमारा जो प्रॉफिट है वो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स है, तो कितनी सेल्स हुई वो तो देखना ही पड़ेगा ना। तो 2,000 यूनिट्स है, मल्टीप्लाइड बाय 100 पर यूनिट मेरा रेट है, तो 2 लाख की मेरी सेल्स हो जाएगी। अब देखते हैं कि प्रॉफिट है भाई मेरा 40,000, डिवाइड करूं अगर मैं इसको 2 लाख से, मल्टीप्लाई करूं 100 से, तो मेरे पास आ रहा है 20% का से प्रॉफिट। ठीक है, तो 20% ऑफ सेल्स मेरा प्रॉफिट आ रहा है इजीली। आप क्या कर सकते हो, 40,000 को 2 लाख से डिवाइड करके देखो, मल्टीप्लाई करो 100 से, आपके पास आ जाएगा 20% ऑफ सेल्स जो हमको एज अ प्रॉफिट चाहिए था। डन।
तो हमने टारगेट प्रॉफिट भी सीख लिया। सो इसी के साथ हमने क्या किया, हमने सारे के सारे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस वाले कंसेप्ट समझ लिए, हमने ये पूरा का पूरा पार्ट खत्म कर लिया। अब आपको ना जब भी रिवाइज करना होगा आप इसको खोल के बैठ जाना और सारी चीजें पढ़ लेना एक बार में, आपका इतना सारा जो हमने एग्जाम्पल देखा सब याद आ जाएगा आपको, ठीक है ना। इसके साथ ना मैं एक बात बता दूं आपको कि मार्जिनल कॉस्ट का सब कुछ खत्म हो गया है, मतलब हमने सब का सारा कंसेप्ट समझ लिया। अब सिर्फ हमको इलस्ट्रेशन सॉल्व करने हैं, पर उससे पहले ना हम ब्रेक इवन चार्ट को एक बार देख लेते हैं। देखो ब्रेक इवन चार्ट कैसा दिखता है, तो कुछ इस तरीके से हमारा ब्रेक इवन चार्ट होता है, जहां पे हम पहले सेल्स शो कर रहे हैं, ये मेरा फिक्स कॉस्ट है और ये मेरा टोटल कॉस्ट है, ठीक है। जब टोटल कॉस्ट और सेल्स एक दूसरे को कट करते हैं उस सिचुएशन पे हम ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। मतलब जब मेरा सेल्स को मैं टोटल कॉस्ट से माइनस करूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट, और सेल्स को टोटल कॉस्ट से माइनस करने पे अगर जीरो आ रहा है तो मेरा क्या है, प्रॉफिट जीरो है। प्रॉफिट जीरो है मतलब हम कहाँ पहुंच गए, बीपी यूनिट पे पहुंच गए। तो ब्रेक इवन पॉइंट कब पहुंचते हैं हम, जब टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो जिस सिचुएशन पे अगर नीचे में देखूं तो यहाँ पे देखो सेल्स जो है वो कम है एज कंपेयर टू माई टोटल कॉस्ट, तो इस केस में मेरे को क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। जब मेरा सेल्स ज्यादा हो गया है मेरे टोटल कॉस्ट से तो उस केस में मेरे को क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। तो जब बीईपी यूनिट्स पहुंच जाते हैं उसके बाद हमको प्रॉफिट होना चालू होता है ना। अब देखो यहाँ पे जितना बड़ा ये एंगल होगा ना, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हैं, ये जितना बड़ा होगा ना उतना ज्यादा प्रॉफिट हम यहाँ पे अर्न कर पाएंगे। अभी ये छोटू सा है तो थोड़ा ही प्रॉफिट हम यहाँ पे अर्न कर पा रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, चेंज इन प्रॉफिट कैन बी स्टडीड थ्रू ब्रेक इवन चार्ट इन डिफरेंट सिचुएशन। डिफरेंट सिचुएशन में प्रॉफिट के चेंज होने से ब्रेक इवन पे क्या फर्क पड़ रहा है वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रहे हैं। सेल्स दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है जिसकी मदद से कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट 40,000 दिया हुआ है जिसकी मदद से हमने बीपी निकाल लिया। 40,000 का फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दैट इज 20, तो 2,000 का मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे आ गया। ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा जितना भी ब्रेक इवन यूनिट आया अगर उसको मैं सेल्स प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं दैट इज 50 पर यूनिट, तो मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगा। मैंने टोटल कॉस्ट निकाल के देखा तो मेरा टोटल कॉस्ट और ब्रेक इवन सेल्स मैच कर रहा है। जिस सिचुएशन में टोटल कॉस्ट और ब्रेक सेल्स मैच करता है वो सिचुएशन क्या कहलाती है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो हमारा 2,000 यूनिट्स और 1 लाख के कॉस्ट पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अराइज हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद अगर समझ लो मेरा सेलिंग प्राइस बढ़ गया, सेलिंग प्राइस बढ़ गया, 50 था अब 70 हो गया। सेलिंग प्राइस बढ़ने से क्या होगा, सेलिंग प्राइस बढ़ने से मेरा बीपी पहले यहाँ आ रहा था ना, देखो बीपी शिफ्ट होके नीचे आ गया। अब बीपी जो है मेरा रिड्यूस हो गया, जितना सेलिंग प्राइस बढ़ेगा उतना बीपी कम हो जाएगा, मतलब जल्दी रिसीव हो जाएगा, है ना। मतलब पहले मेरे को 2,000 यूनिट्स लग रहे थे जीरो प्रॉफिट वाली सिचुएशन पे पहुंचने में, अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ 1,000 यूनिट्स लगेंगे जीरो प्रॉफिट वाली सिचुएशन पे पहुंचने में। क्योंकि भाई जितना आप सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे उतना जल्दी आपका कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के इक्वल हो पाएगा, और जितना जल्दी कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगा उतना जल्दी आपका ब्रेक इवन पॉइंट अराइज हो पाएगा, है ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट 1,000 यूनिट्स पे अराइज हो गया, पहले 2,000 यूनिट्स पे अराइज हो रहा था ना। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को कम कर दूं, वेरिएबल कॉस्ट कम होने से क्या होगा, मेरा कंट्रीब्यूशन जल्दी बढ़ेगा। जितना जल्दी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा उतना जल्दी हम बीपी पे पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे भी मेरा बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो जितना वेरिएबल कॉस्ट कम होगा उतना बीपी कम होगा। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं पहले 2,000 पे आ रहा था अब 1,500 पे आ रहा है। पर अगर मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं, चाहे वो वेरिएबल खर्चा हो चाहे वो फिक्स खर्चा हो, अगर मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं तो मेरा बीपी भी आगे बढ़ जाएगा, है ना। पहले मैं 2,000 यूनिट पे बीपी पे पहुंच पा रही थी, अब एज मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ गया है, देखो पहले 40,000 था अब 50,000 हो गया है। फिक्स कॉस्ट के बढ़ने की वजह से मेरा बीपी भी अब आगे चला गया। पहले 2,000 यूनिट्स पे मेरे को मिल जा रहा था बीपी, अब 2,500 यूनिट्स पे मेरा बीपी आ रहा है, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि भाई जब खर्चे बढ़ेंगे तो बीपी भी आगे बढ़ जाएगा, जब खर्चे कम होंगे तो बीपी भी कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सेल्स बढ़ रहा है तो बीपी कम हो जाएगा, मतलब बीपी हम जल्दी पहुंच पाएंगे, और अगर सेल्स कम हो रहा है तो बीपी बढ़ जाएगा, मतलब बीपी पहुंचने में हमको टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये हमको ये चार्ट्स बताते हैं ना। नॉन लीनियर ब्रेक इवन एनालिसिस, देखो भाई हमेशा जरूरी नहीं है कि ब्रेक इवन पॉइंट आपका एकदम सीधा साधा ऐसे आए, है ना। ब्रेक इवन पॉइंट ऐसी सिचुएशंस पे भी आ सकता है जहाँ पे आपका सेल्स ऊपर नीचे हो रहा है, कॉस्ट ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये वाली सिचुएशन पे देखो यहाँ पे मेरा जो सेल्स है वो नीचे है,
कॉस्ट ऊपर है, मतलब यहाँ पे मेरे को क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। इस सिचुएशन पे देखो मेरा सेल्स ऊपर आ गया है, कॉस्ट नीचे चला गया, मतलब इस सिचुएशन में मेरे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसके बाद देखोगे तो फिर से सेल्स नीचे चला गया, कॉस्ट ऊपर चला गया, मतलब इस सिचुएशन में भी क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। मतलब ये सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। अब मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट जब होगा जब यहाँ पे हमारा कॉस्ट और हमारा सेल्स के बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा, तब मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो एज इस पॉइंट पे मेरा सेल्स और कॉस्ट के बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए ये पॉइंट पे मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट अराइज हो रहा है। ठीक है, यही हमारा नॉन लीनियर ब्रेक इवन एनालिसिस है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर इलस्ट्रेशन नंबर 2, देखो क्या बोल रहा है। ABC लिमिटेड ने इनकर किया है फिक्स कॉस्ट 3 लाख रुपए पर एनम। ये सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है विद एनुअल सेल्स बजट टू बी 70,000 यूनिट्स। ठीक है, तो 3 लाख पर एनम का फिक्स कॉस्ट है, 70,000 यूनिट्स बना रहे हैं, सेल्स प्राइस है 300 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 285 पर यूनिट। कंपनी इज deliberating upon an increase in the selling price of the product to 350 पर यूनिट, ये सेलिंग प्राइस अपना करना चाहते हैं। ठीक है, दिस शेल रिक्वायर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, हमारी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए हमको सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ रहा है। पर ये एंटिसिपेट किया गया है कि भाई सेलिंग प्राइस बढ़ने से हमारा वॉल्यूम कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा। मतलब पहले भी मैं 70,000 बेचती थी, अभी मैं 70,000 बेच सकती हूँ, लेकिन मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा, 4,50,000 हो जाएगा, और वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, 330 पर यूनिट हो जाएगा। आपको यहाँ पे प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ बनाना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और ड्रॉ करना है ऑन द सेम ग्राफ अ सेकेंड प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ एंड गिव योर कमेंट्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहली बात तो इन दोनों सिचुएशन का प्रॉफिट निकाल लेना, फिर उसके बाद बीपी सेल्स निकाल लेना, फिर उसके बाद ये दोनों सिचुएशन का ग्राफ में ड्रॉ करना। ठीक है, तो अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये एक बार आप ट्राई करके आओगे। अगली क्लास में मैं इस क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी। आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, क्योंकि आज हमने बहुत सारे कंसेप्ट समझ लिए। ठीक है, तो बहुत सारा ज्ञान हो गया है, इसको आज थोड़ा प्रोसेस करो, कल बैठ के इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस देख लेंगे हम, है ना। आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है वो देखा, हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग के बीच का डिफरेंस देखा, दोनों का इनकम स्टेटमेंट समझ लिया, और साथ साथ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, पीवी रेशियो कैसे निकलता है, वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो कैसे निकलता है, बीपी यूनिट्स बीपी सेल्स कैसे निकलता है, टारगेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, परसेंटेज ऑफ सेल्स में अगर टारगेट प्रॉफिट दिया हो तो कैसे निकलेगा, और साथ साथ हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और साथ साथ ब्रेक इवन चार्ट्स, इतने सारे टॉपिक खत्म किए। तो मैं जरूर चाहती हूँ कि भाई जाके आप एक बार रिवाइज करो। अगली क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे, पर आपका होमवर्क है ये इलस्ट्रेशन नंबर 22, एक बार ट्राई जरूर करना और मेरे को कमेंट पे जरूर बताना कि आपका आंसर क्या आया, आपने सही तरीके से सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए। बाकी अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, तो टेंशन नहीं है। ठीक है, नाउ सो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई हो। कल की क्लास में मिलते हैं। टिल देन हैप्पी लर्निंग।